हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 8 बहुत छोटा था, तो आपको एक ही दिन में ये दोनों यूनिट्स की वीडियोस मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करेंगे। इसमें सामुदायिक संचालन के बारे में है। सामुदायिक संचालन हालांकि टॉपिक है, बट इसमें 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है। वो 3 पॉइंट है, एक दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान। इन तीनों के बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इस यूनिट को हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो एंड तक देखते रहिएगा। मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने सारी वीडियोज़ देख ली होंगी एंड प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अरेंज हैं। आपने अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एंड पीडीएफ से अपना रिवीजन करते रहिएगा। डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, उस डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपस में डिस्कशन कर सकते हो। और अगर मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं भी वहाँ पर आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करा करूँगा। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं अब हम बिना किसी देरी के। यूनिट 9 सामुदायिक संचालन अभ्यास आधारित है। अब जो भी है प्रस्तावना, ये एक स्मृति का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? ऐसा बहुत कम होता है कि यदि कोई कार्य या वस्तु बहुत प्यार से अपनाई गई हो और वह सबके लिए मूल्यवान हो, वह विफल या समाप्त हो जाए। बहुत प्यार से अपनाई गई हो, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि NIOS की समरी ही मैं करा रहा हूँ, इनके जो रिवीजन में करा रहा हूँ, एक तरह से नोट्स जैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर ये मैं अपने बहुत ही प्यार से कराऊँ इसको, मतलब इस को लेकर कराऊँ कि यार ये सभी के लिए काम में आने वाला है, तो ये कराना मेरा कभी विफल नहीं होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं सही मन से करा रहा हूँ। मैं कुछ इसलिए नहीं करा रहा कुछ व्यूज़ वगैरह बढ़ जाए। व्यूज़ वगैरह बढ़ने के लिए कराना होता तो फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता और उससे काम चल जाता। बट ये कुछ सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आपका भी साथ के साथ रिवीजन होता रहे, इस पेपर है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये चीज़ें कभी विफल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ से ये कंटेंट है, ये बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा या आप स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ये कभी विफल नहीं होगा। आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं, हालांकि ये स्टोरीज पहले भी आ चुकी हैं। समुदाय में सबसे मूल्यवान संसाधन वहाँ के व्यक्ति हैं। समुदाय, ये क्वेश्चन बन के जाते हैं छोटा छोटा कि समुदाय में सबसे मूल्यवान संसाधन, ऑप्शन क्या आ जाएंगे? वहाँ के व्यक्ति हैं, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का पर्यावरण है, वहाँ के विद्यालय हैं। अब आपके दिमाग में तो यार ऐसा लगेगा कि यार पर्यावरण भी हो सकता है, संस्कृति भी हो सकता है, वहाँ का समाज हो सकता है, बट आंसर क्या होगा? वहाँ के व्यक्ति, क्योंकि ऑफिशियल बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि समुदाय में सबसे मूल्यवान संसाधन वहाँ के व्यक्ति होते हैं। आत्म पर्याप्तता तथा आत्मनिर्भरता के विकास में समुदाय के लोगों में आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, लोगों में आपसी सहयोग तो होना ही चाहिए। उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर उनका उपयोग करने पर तदनुसार योजना बनाने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल ठीक। जहां पर स्थानीय स्वशासन का तंत्र होता है, वहां पर अधिकांश निर्णय स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर ही लिए जाते हैं। स्थानीय स्वशासन आप क्या बोल सकते हो कि वहां पर जो की उस एरिया के लिए जो नियम कानून बनेंगे या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो वहां के लोगों द्वारा ही लिए जाएंगे, ये होता है स्थानीय स्वशासन। समुदाय के विकास में ये सर्वोत्तम उपाय है, जहां लोग स्वयं योजना बनाते हैं, लागू करते हैं, इसी को समुदाय संचालन कहते हैं। आई बात समझ में? समुदाय संचालन क्या है कि एक समुदाय है, योजना भी खुद बनाएगा, निर्णय भी खुद लेगा, डिसीजन खुद लेगा, क्या सही है क्या गलत इसका डिसीजन भी खुद लेगा और उसको लागू भी खुद ही करेगा। तो इसे हम सामुदायिक संचालन बोलेंगे। इसमें लोग खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये इस तरह से आप पढ़ सकते हो। बाकी ये पॉइंट भी आप पढ़ लेना, क्या है ये पॉइंट। इस प्रकार चलो मैं करा ही देता हूँ। इस प्रकार सामुदायिक संचालन एक क्षमता निर्माण की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोग, समूह या संस्थाएं अपने विकास हेतु गतिविधियों की योजना बनाने, लागू करना, उनका मूल्यांकन करने, नियंत्रण करने के आधार पर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मीन्स ऑब्वियस ही है, समझने लायक ही है, अंडरस्टूड है। सामुदायिक संचालन किसी भी कार्यक्रम की सफलता हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सहायक है। किस किस में सहायक है? इंटरवेंशन की मांग करने में, इंटरवेंशन की सामर्थ्य प्रभावकारिता को बढ़ाने में, कार्य हेतु अतिरिक्त संसाधनों के योगदान में, सर्वाधिक कठिन मुश्किलों तक पहुंचने में, शिक्षा को प्रभावित करने में, सामुदायिक स्वामित्व तथा उसकी निरंतरता को बढ़ाने में, लिंग भेद की जागरूकता कमी, इन सबको, ऐसे मुद्दों को संबोधित करने में सामुदायिक संचालन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा, मेरी वीडियोज ना कहीं कहीं थोड़ी सी जब मैं पेज, जैसे मैं अभी ये पेज स्किप कर रहा हूँ तो वॉइस तो आपको ठीक आ रही होगी, लेकिन वीडियो वहाँ पे थोड़ा सा अटक गया होगा। तो इसका क्या इशू है, मैं देखता हूँ क्या ये इशू आ रहा है, उसको हम सोल्व करेंगे। बट इससे ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कंटेंट छूट जाएगा या कुछ भी छूट जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं स्किप करना रोक देता हूँ वीडियोज़, फिर से आपका नॉर्मल चलने लगता है। ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में समस्या है या फिर मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, तो इसे मुझे देखना पड़ेगा। सामुदायिक संचालन में सम्मिलित प्रमुख कार्य। सामुदायिक संचालन में प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें शामिल किया गया है? और उपयुक्त दृश्य में शिक्षक द्वारा संस्थापित गतिविधियां। इस मुद्दे में शिक्षक किस तरह की गतिविधियों को इंक्लूड कर सकता है?
सबसे पहला है अपने समुदाय तथा उसके तात्कालिक मुद्दों को पहचानना। सामुदायिक संचालन का पहला कार्य क्या है? सामुदायिक संचालन जो हो रहा है उस वहां पर लोग पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम वो ये देखेंगे कि अपने समुदाय तथा उसके तात्कालिक मुद्दों को पहचानना, कि हमारे समुदाय में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हमें तुरंत सोल्व करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड क्या चीज देखेंगे कि समुदाय में उपलब्ध संसाधनों की पहचान, कौन कौन से संसाधन है जिनका हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद है समुदाय सदस्यों के बीच निरंतर वार्तालाप विकसित करना, जिससे समुदाय संगठनों को मजबूत किया जा सके। सही बात है भाई। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करा, तात्कालिक मुद्दे देख लिए। तात्कालिक मुद्दे देखने के बाद आपने समुदाय संचालन जो समुदाय के संसाधन है उन संसाधनों को देख लिया। अब आप देखोगे कि जो कम्युनिटी में लोग हैं उन लोगों के बीच कंटिन्यूसली क्या हो, डिस्कशन हो, एक तरह का वार्तालाप हो, ताकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ मिल सके। एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति स्वयं की तथा अपने समुदाय की आवश्यकताओं को समझने में स्वयं को सशक्त बना सके। एक ऐसे एनवायरनमेंट का निर्माण करो जिसमें व्यक्ति खुद को डेवलप कर सके। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो। समुदाय की सहभागिता मतलब कि जितने भी काम हो रहे हैं उन सभी काम में जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी इन्वॉल्व हो। समुदाय सदस्यों की सहभागिता के साथ कार्य करना, विभिन्न प्रकार की प्रविधियों एवं उपागमों के विकास में रचनात्मक एवं प्रबल समुदायों की पहचान तथा उनकी सहायता करना, समुदाय को बाह्य संसाधनों के साथ जोड़ने में सहायता करना। ये सारे काम किसके? ये सारे काम है समुदाय संचालन के। ठीक, समुदाय संचालन के सारे काम हो जाते हैं। समुदायों या उस सहभागी जो आपके साथ काम करता है उसके लिए उसके साथ काम करने हेतु पर्याप्त समय समर्पित करना, सभी संबद्ध व्यक्तियों को समर्पित करना। स्टेक होल्डर्स में याद रखना, जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा से रिलेटेड 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक टीचर होता है, एक पेरेंट्स होते हैं और एक विद्यार्थी स्वयं होता है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड 3 स्टेक होल्डर्स हैं, याद रखिएगा। स्टेक होल्डर्स मतलब ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एक बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में। समुदाय की भूमिका और कौशल के बारे में बात करें तो एक संचालक कौन है? संचालक वह व्यक्ति जो संचालित करता है, अर्थात चीज़ों को सक्रिय बनाता है। यह समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वातावरण बनाने में निम्न रूप से एक उत्प्रेरक का काम करेगा। तो जो एक व्यक्ति संचालक रहेगा जो कि संचालन का काम करता है, चीज़ों को सक्रिय बनाता है, उसके काम क्या क्या रहेंगे? पहला काम रहेगा व्यक्तियों के साथ मिलाकर काम करना। दूसरा रहेगा आपसी विश्वास स्थापित करना। तीसरा रहेगा सहभागिता को बढ़ावा देना। हर एक चीज आपका जो समुदाय है वो हर एक जगह इन्वॉल्व हो सके, उसकी सहभागिता हर क्षेत्र में हो। चर्चा एवं निर्णय लेने में सहजकर्ता के रूप में, सरलता से कार्य होने में सहायता करना और सामुदायिक संचालन की प्रक्रिया में सहजीकरण। प्रक्रिया में सहजीकरण मतलब है कि समुदाय का जब आप संचालन कर रहे हो वो सही तरीके से संचालन हो, उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो। आई यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, आगे हम बात करते हैं 3 चीजों के बारे में। एक आता है दृष्टिकोण, एक आता है कौशल और एक होता है ज्ञान। ये चीजें क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात और याद रखना है, जो भी एनआईओएस की सीरीज देख रहे हो उसमें ये याद रखना कि आपको ओनली टॉपिक को देखकर चीजें स्किप नहीं करना है। आपने टॉपिक देखा, टॉपिक देखकर आपको स्किप चीजें नहीं करना है, क्योंकि किस टॉपिक में क्या चीजें हमें काम की मिल जाए हम नहीं जानते। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि इनके टॉपिक्स में बहुत ही सिंपल चीजें लिखी हुई होती है, जैसे कि समुदाय के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर क्या पता कहाँ पर कौन सा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम दृष्टिकोण की बात करें, एटीट्यूड्स के बारे में। तो दृष्टिकोण क्या होता है? एक स्थिति को जांचने की स्वेच्छा, किसी स्थिति को जांचने की जो स्वयं की इच्छा है वो दृष्टिकोण के अंदर आएगा, जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड बोला गया। अच्छा, यहाँ पर नीचे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो मैं नीचे वाला बता देता हूँ। एक स्थिति को जांचने की स्वेच्छा, सभी समुदाय सदस्यों के प्रति सम्मान, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अनिर्णयात्मक तथा उपागम को स्वीकारना, सामुदायिक भिन्नता की समझ, प्रभावी कार्य करने हेतु समुदाय की क्षमता पर विश्वास करना। ये तीनों पॉइंट किसके अंदर जाएंगे? ये तीनों पॉइंट आपके दृष्टिकोण यानी आपके एटीट्यूड्स के अंदर आएंगे। तीनों नहीं, हम कितने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? 5। ये 5 पॉइंट्स आपके एटीट्यूड्स के अंदर आ जाएंगे। आगे हम कौशल की बात करें जिन्हें हम स्किल बोलते हैं। तो कौशल कौन कौन सी हो? अच्छे संप्रेषण और विशेषकर सुनना। अच्छा संप्रेषण
कर सको और साथ के साथ सुनने की क्षमता होनी चाहिए। स्वयं विश्लेषण तथा समस्या समाधान में समुदाय को सक्षम बनाने हेतु सहजीकरण कौशल, एक सहजीकरण कौशल होना चाहिए ताकि आप समुदाय में किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को आप सोल्व आसानी से कर पाओ। निर्णय लेने तथा समुदाय बनाने में समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता को सुनिश्चित करना, हर एक बच्चा, हर एक पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो। ज्ञान के अंदर, ज्ञान यानी नॉलेज के अंदर क्या आएगा, समुदाय संचालन की प्रक्रिया की किस तरह से समुदाय को हम संचालन करेंगे, उसको किस तरह से हम चला रहे होंगे, इनके सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना। समुदाय की समझ, उसकी नैतिकता और संवेदनशीलता कि क्या मोरलिटी है इसकी, किस तरह से हमें इसको संवेदनशील बनाना है, थोड़ा सेंसिटिव रखना है, मतलब इसमें कितना सेंसिटिव ये हमारा समुदाय होने वाला है, तो हमें इसे किस तरह से डील करना होगा, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए समुदाय संचालन से पहले। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप करते क्या हो, अपने विचार जो होते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं, उनको सामने वाले को दे देते हो। तो अपने विचारों, सिद्धांतों, सलाह, सूचनाओं तथा समझ का आदान प्रदान करना क्या हो जाएगा, ये आपका संप्रेषण हो जाएगा। जब भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता उसी भाव से समझता है जिस भाव से भेजने वाला चाहता है, तो यह प्रभावी संप्रेषण होगा। यही बात समझ में, मैंने आपको कोई अच्छे भाव से एक बात बोली, आपने भी उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रभावी है। नहीं तो मैं बोल कुछ और रहा हूं, आप उसे समझ कुछ और रहे हो, तो फिर ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषण प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब भेजा गया संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा ठीक प्रकार से समझा जाए। प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले को पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक के साथ प्रत्युत्तर दे कि आपने जो बात कही, अगर मैं मान लो समरी करा रहा हूँ, आप में से कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है, हेल्प मिल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो उसी का कमेंट करते हैं, मतलब उनको क्या ही बोले, मीन्स फर्स्ट वीडियो मैंने बता दिया पीडीएफ का मिलेगा, फिर भी कहना पीडीएफ का मिलेगा, चलो उनको छोड़ो। कुछ लोग कमेंट करते हैं, उन्हें हेल्पफुल मिल रही है, अच्छी चीज़ें हैं, मीन्स बेनिफिट है, कुछ थैंक यू बोलते हैं, तो ये क्या है, ये एक फीडबैक है मेरे लिए। ठीक है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में जब कोई आपसे किसी के बारे में कुछ बोल रहे होते हो, सामने वाला उसको फीडबैक के साथ उसका उत्तर दे रहा होता है, तो संप्रेषण प्रक्रिया को हम और प्रभावी बोलेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी हुई है, ये पूर्ण हो गई है। ठीक है, इसमें अब कुछ कमी नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ तत्व हैं, इन तत्व से क्वेश्चन आया हुआ है आपका DSSB में। यहाँ से क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है MCD के पेपर में, और 2018 में भी आया हुआ है। ठीक। एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है, संदेश मार्ग होता है, मार्ग और माध्यम होता है, पृष्ठ पोषण तथा शोर होता है। यानी कि सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल एंड मीडियम, फीडबैक एंड नॉइस। अब ये चीज़ें क्या है कि करके इनको समझ लें। सबसे पहले हमारा सेंडर आप जानते हो, सेंडर क्या होगा, जो चीज़ों को भेजेगा। तो संप्रेषण की प्रक्रिया संदेश वाहक यानी सेंडर के साथ प्रारंभ होती है। संदेश वाहक वह एक व्यक्ति है जो प्राप्तकर्ता के पास एक संदेश भेजना चाहता है। संदेश भेजने से पूर्व संदेश वाहक को प्राप्तकर्ता की दृष्टि से संदेश को दृष्टित करना होता है। बात क्या है यहाँ पर, ये क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि अगर आप संदेश भेज रहे हो, कोई भी एक मैसेज सामने वाले को दे रहे हो, तो मैसेज देने से पहले हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग उसे लिखना होता है, उसे एडिट करना होता है। आई बात समझ में कि अगर आप किसी से हालचाल ही पूछ रहे हो, तो आप अपने दोस्त से हालचाल पूछने का आपका गलत तरीका होगा, अपने किसी रिलेटिव से हालचाल पूछने का गलत तरीका होगा, आपके किसी टीचर से हालचाल पूछने का तरीका अलग होगा। तो व्यक्ति के हिसाब से आप चीज़ों को एडिट करोगे। फिर आएगा प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, यह वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संप्रेषण किया जाना है, यानी कि जिसके लिए आप संदेश भेज रहे हो, वह प्राप्तकर्ता हो गया। मार्ग, जिसे हम बोलते हैं मार्ग को बोलेंगे हम चैनल। मार्ग मीन्स क्या है आपका, चैनल। चैनल या फिर हम इसे मीडियम भी बोल सकते हैं। ये संदेश भेजने का एक साधन है जिसके माध्यम से आपका संदेश जा रहा है। फीडबैक क्या होता है, प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने के बाद कुछ उत्तर देगा, वो फीडबैक हो जाएगा। शोर क्या है, संदेश में किसी प्रकार की स्पष्टता या गुणवत्ता को कम करता है। शोर भौतिक भी हो सकता है और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हम समझ लेते हैं भौतिक वगैरह कैसे अलग अलग हो सकते हैं। देखो उदाहरण के लिए, निर्माण कार्य में आने वाला शोर, मनोवैज्ञानिक, जब सुनने वाले का ध्यान भटक जाए। मान लो कि कई बार ऐसा होता है, मान लो आप ये वीडियो ही देख रहे हो ना, वीडियो देखते 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 आपके माइंड में कहीं से कोई बात चलने लगे कि यार कल वहाँ पर गए थे, वहाँ पर ऐसा हुआ था, उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, और ये चीज़ आपके दिमाग में चलने लगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, वीडियो निकल जाएगी, आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करके देखना पड़ेगा।
आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब आप देख रहे हो, आप देखते देखते ही सोच रहे हो और वीडियो निकल गई पता ही नहीं चला, तो भाई आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो भी क्या रहेगा, तो भी हम क्या बोलेंगे कि एक तरह का नॉइस है, एक तरह का डिस्टरबेंस है, आपको संदेश समझ में नहीं आया। फिर एक होता है जेबकीय कारक। जेबकीय कारक क्या है, जब वक्ता किसी शारीरिक कठिनाई के कारण प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाता। देखो वक्ता की शारीरिक कठिनाई मीन्स हो सकता है सामने वाला तुतलाता हो, फा को वाह मीन्स दा को डा ऐसा कुछ बोलता हो। सिमेंटिक मतलब जब वक्ता ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो प्राप्तकर्ता नहीं समझ पाता। मैं आपके सामने वो भारी भरकम हिंदी के शब्द रख दूं, आप उन्हें समझ ही नहीं पाओ। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण शोर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे एक तरह का डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, जो कि संप्रेषण में क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। संप्रेषण में सुनने का महत्व, सुनने का क्या महत्व है, देखिए सक्रिय सुनने का अर्थ क्या है, वक्ता के विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं को समझने के लक्ष्य से सुनना। इसके अलावा हमारे जीवन में अधिगम का अधिकांश भाग हमारे सुनने की कला पर निर्भर करता है, हम किस तरह से कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को सुन पाते हैं। सुनना हमें एक दूसरे के विचारों को समझने में मदद करता है। कई बार व्यक्ति को वैकल्पिक विचारों, सुझावों को समझने की इच्छा से पूर्व मात्र सुनने से तथा उसके विचार आभार प्रकट करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। यदि आप किसी विचार को समझ रहे हो, समझने से पहले उसको आप सुन लो। अगर आप उसको सुन लोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बहुत आसानी समझ में आ जाती हैं। यदि हम सक्रिय रूप से किसी व्यक्ति के विचारों को सुनते हैं, बाद में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो व्यक्ति से स्वीकार करने में अधिक रुचि लेता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछते हो, तो अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद डाउट पूछो तो मुझे भी उसे एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। लेकिन आपने सिर्फ थोड़ा बहुत ही देखा और आपने तुरंत डाउट पूछ दिया, तो फिर मेरा ही वहाँ पे दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार इन्होंने पूरा वीडियो देखा नहीं, वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है, फिर भी ये डाउट पूछ रहा है। जैसे कि मैंने 501 कराया, फिर मैंने 502 कराया, इसके बाद 506 करा दिया, फिर मैं 507 करा रहा हूँ। तो 506 की जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें मैंने बताया है 503, 4, 5 जो ब्लॉक छूटे हुए हैं वो कब होंगे। फिर भी कई लोगों के डाउट यही थे कि यार 502 नहीं करा रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या। ये चीज़ें बता दी हैं, आप जाओ वीडियोज़ देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं नहीं बताया होता तो फिर मैं एक्सप्लेन करता आपको। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप व्यक्ति की बात को पहले ध्यान से सुने, उसके बाद अपना फीडबैक दें, तो सामने वाला ज़्यादा रुचि लेगा आपकी बात सुनने में। सामुदायिक संचालन प्रथम की अति महत्वपूर्ण रणनीति। प्रथम एक तरह का बोल सकते हो, अभियान टाइप का, प्रोग्राम टाइप का बोल सकते हो। प्रथम एक प्रोग्राम टाइप का है। प्रथम का उद्देश्य क्या है, प्रथम एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा विद्यालय में हो और वह सीखे। यह भारत की सबसे बड़ी अशासकीय संस्था है जो अपवंचित बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य करती है। सन 1954 में इसकी स्थापना मुंबई शहर के क्षेत्र में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए हुई थी। प्रथम का उद्देश्य क्या है, याद रखना, प्रत्येक बच्चा विद्यालय में सीखने के लिए सक्षम हो। स्थापना 1994 में मुंबई शहर में हुई थी। तो ये प्रथम के बारे में हो गया। प्रथम द्वारा कुछ चीजें हैं, कुछ गतिविधियां हैं। पहला तो मैपिंग, इसके अंतर्गत क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम, उस क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हेतु निवासियों के साथ विचार विमर्श एंड समुदाय तथा प्रोफाइल तथा अन्य जानकारी शामिल करना हो जाएगा। और भी इसके कार्य हैं, इन कार्यों का पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करो, फटाफट एक बार पढ़ लो क्या क्या इसके कार्य हैं। विद्यालयों में गतिविधियाँ सिंपल हैं, गतिविधि जिस तरह की होती हैं वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलिए, तो सारांश मतलब ये भी यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डाउट के लिए आप कमेंट कर ही सकते हैं और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिएगा। अक्टूबर नवंबर तक पेपर भी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।